एनसीईआरटी हाईलाइट इनऑर्गेनिक सीरीज़ में, और मेरे साथ साथ हाईलाइट करते हुए इसका है डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। डायगोनल रिलेशनशिप का रीज़न क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। या हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देव पारिक मेडिको। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एनसीईआरटी हाईलाइट इनऑर्गेनिक सीरीज़ में हाइड्रोजन चैप्टर की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी। अब हम इस वीडियो में एस ब्लॉक की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उसमें हर एक पॉइंट हाईलाइट करा है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हम इस वीडियो के अंदर भी एस ब्लॉक की एनसीईआरटी में एक पॉइंट को हाईलाइट करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपको इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। और सबको पता है इस वीडियो के बेनिफिट्स क्या हैं। इस वीडियो में आपको फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस के बारे में पता लगेगा, मिस्टेक्स दैट यू कैन डू एंड हाउ टू अप्रोच हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी में एस ब्लॉक चैप्टर को ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ हाईलाइट करते हुए चलिए। तो फिर फर्स्ट पेज में यहाँ दे रखा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो ये लाइन इस लाइन से तो कोई सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। यहाँ से ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कलाइन मेटल्स और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाएगा। ग्रुप 1 एलिमेंट कॉल्ड एज एल्कलाइन मेटल, दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर विच आर स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर। तो ये असर्शन हो गया, ये रीज़न हो गया। तो यहाँ से बन सकता है स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर ग्रुप 2 से बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बेरिलियम का, क्योंकि ग्रुप 2 के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम सब आते हैं। बट सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोल सकते हम, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़ दो, जितने बच्चे वो सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। बेरिलियम क्यों नहीं है एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका रीज़न आ जाए तो आप ये लिख देंगे, बेरिलियम इज़ नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल बिकॉज उसकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। बेरिलियम की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, इसलिए वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। और जितने भी हैं ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस सब के सब एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। बट अगर ये बोल दें कि बेरिलियम क्या ग्रुप 2 में आता है, हाँ आता है, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। पहला ये। दूसरा, इसमें भी आपको ये बिकॉज देयर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आर एल्कलाइन इन नेचर, दीज मेटल ऑक्साइड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की बात कर ली जाए तो एल्कलाइन अर्थ मेटल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अमंग द एल्कलाइन मेटल सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट, मतलब सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा होते हैं, अबंडेंट। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? मेनली आपको ऐसे याद होगा, एन नमक सबसे ज़्यादा खाते हैं हम, तो ये के और एन ए, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। दूसरा, आगे बढ़ते हैं अब हम। लिथियम, रुबीडियम, सीजियम, अब जो बचे हैं वो लोअर ही होंगे, लोअर अबंडेंस, तो ये तो ध्यान ही नहीं रखना। ध्यान रखना है ये सोडियम और पोटेशियम वाला। फिर आएगा फ्रेंशियम इज़ हाईली रेडियोएक्टिव, ये ध्यान रखना है। और कभी कभी इसकी हाफ लाइफ भी पूछी जा सकती है, तो हाफ लाइफ दे रखी है ओनली 21 मिनट्स। ठीक है। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की रैंक वाइज दे रखा है कि कितने नंबर पे आता है। तो देखते हैं कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। कैल्शियम का दे रखा है 5th और मैग्नीशियम का 6th। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे को लगा वो यही लगा, सोडियम और पोटेशियम वाला। आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम इज़ रेयर एंड रेडियम इज़ रेयरेस्ट, ये भी पूछा जा सकता है। वो बेरिलियम में लिख देंगे रेयरेस्ट और रेडियम में लिख देंगे रेयर। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, बेरिलियम बहुत बड़ा नाम है तो इसके साथ छोटा आएगा, और रेडियम की बात करी जाए तो ये तो वैसे ही छोटा है तो इसके साथ ही वही। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बेरिलियम इज़ रेयर और रेडियम इज़ रेयरेस्ट, 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अब सेकंड पेज में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें देखते हैं कि ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में लिथियम और बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ये हमें पता है, लेकिन वो अपने ग्रुप के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एनोमलस बिहेवियर। जैसे कि लिथियम शो सिमिलैरिटी विद मैग्नीशियम। देखते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ। तो ये रहा लिथियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम हो गया हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम।
इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो आप आगे पढ़ते हैं। लिथियम शो सिमिलैरिटीज़ टू मैग्नीशियम, बेरिलियम टू एल्यूमिनियम इन मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। इसका है डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। डायगोनल रिलेशनशिप का रीज़न क्या है? ड्यू टू सिमिलर आयनिक साइज और चार्ज बाय रेडियस रेशियो। ड्यू टू सिमिलर आयनिक साइज एंड चार्ज बाय रेडियस रेशियो, ये एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये चारों के चारों लार्ज प्रोपोर्शन इन बॉडी फ्लूइड्स में होते हैं। हमारे बॉडी फ्लूइड में ये चारों होते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में चारों हो तो चारों टिक करना है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम लार्ज प्रोपोर्शन इन बॉडी फ्लूइड्स। अब आगे देखते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक में तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, NS1 सबको पता होता है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव M+ आइंस, मोनोवैलेंट आइन, नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। ये कभी भी फ्री स्टेट में फाउंड नहीं होते हैं, ये लिख सकते हैं वो। आगे देखते हैं हम। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस से। यहाँ पे लिखा है कि अल्कलाई मेटल एटम हैव लार्जेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो तो आपको पता है कि वंडरवाल रेडियस होती है, ये किसकी होती है? नोबल गैस की होती है, तो ये सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ पे आ जाए इफ़ वी नॉट कंसिडर द वंडरवाल रेडियस ऑफ नोबल गैस देन ओनली अल्कलाई मेटल एटम्स हैव लार्जेस्ट साइज इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के टॉपिक पर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी लो होती है क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, लिथियम से सीजियम डिक्रीज करेगी। ये यहाँ से आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकता है। असर्शन में लिख देंगे कि डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, और रीजन में वो ये लिख देंगे इंक्रीज साइज आउटवेट द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वेरी वेल स्क्रीन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। तो मैं आपको बता दूं Z इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस, ये अट्रैक्शन बताता है। तो साइज़ बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे, तो Z इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास कम होती जाएगी क्योंकि Z इफेक्टिव है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। Z इफेक्टिव की वैल्यू कम होती जाएगी और हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट वो बढ़ता जाएगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इंक्रीज साइज आउटवेट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज को ही बोलते हैं हम Z इफेक्टिव। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वेल स्क्रीन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला टॉपिक, इसमें आपको ये ऑर्डर पूछा जा सकता है बस, और ये वाला फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर के अंदर हाइड्रेशन एंथैल्पी सबको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। तो पढ़ लेते हैं डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयनिक रेडियस। जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम ग्रुप के अंदर रेडियस इंक्रीज होगा, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी ये हमारे पास लिथियम की सबसे ज़्यादा है और सीजियम की सबसे कम है, क्योंकि लिथियम छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन सीजियम बहुत बड़ा है तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अकोमोडेट करेगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम की सबसे ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है। लिथियम हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज लिथियम सॉल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड, LiCl.2H2O। इसके अलावा अल्कलाई मेटल्स में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो वाटर फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। NCERT में एक ही दे रखा है LiCl.2H2O, तो आपको यही याद करना है। अब हम चलते हैं अल्कलाई मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अल्कलाई मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में ये लिखा है कि सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स। इसका रीज़न दे रखा है बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज़। वैसे ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पता आ जाए, क्योंकि यहाँ लिखा है बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज़ देयर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल। आगे बढ़ते हैं। दीज एलिमेंट हैव लो डेंसिटी विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हमारी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी।
तो लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये ऑर्डर होना चाहिए था। बट यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम में एक एक्सेप्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है पोटेशियम इज़ लाइटर देन सोडियम, सो सोडियम आगे आ गया, पोटेशियम इधर, फिर इधर आ गया लिथियम, फिर आएगा ये रुबीडियम, रहेगा सीजियम। तो इसका मेन ऑर्डर ये होगा। वैसे इस टेबल से भी यही ऑर्डर निकलता है, इसमें लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस टेबल में मुझे तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा जो आ सकता है, डेंसिटी वाला पार्ट। अब हम आगे चलते हैं। पोटेशियम इज़ लाइटर देन सोडियम, ये डेंसिटी वाले से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कलाई मेटल्स आर लो। अब इसका असर्शन तो ये हो गया, अब रीज़न पूछ लेंगे। ड्यू टू देयर वीक मेटलिक बॉन्ड, ऐसा क्यों है? क्योंकि ओनली अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। एल्कलाई मेटल्स एंड देयर सॉल्ट इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग फ्लेम नहीं है, यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो एल्कलाई मेटल्स हैं वो कलर शो करते हैं इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू देयर हायर एनर्जी लेवल, और जब वो वापस नीचे आएगा तो एमिशन होगा, उस एमिशन में विजिबल रेंज में रेडिएशन में कलर शो होंगे। तो देखते हैं लिथियम कौन सा कलर शो करता है। लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम वॉयलेट एंड रुबीडियम रेड वॉयलेट एंड सीजियम ब्लू। वैसे इसकी ट्रिक है, CR क्रिम्सन रेड, Y से येलो, VI से वॉयलेट, RE से रेड वॉयलेट और BABLU बबलू से ब्लू। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क्राई, विरे, बबलू, ये ट्रिक से आप सारे कलर ध्यान रख सकते हैं फ्लेम टेस्ट के। आगे बढ़ते हैं। ये फ्लेम फोटोमेट्री और ऑटोमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ये भी आ सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं। सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रोड्स इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये आ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एल्कलाई मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि एल्कलाई मेटल्स हाईली रिएक्टिव क्यों हैं? क्योंकि देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये सबको पता है कि रिएक्टिविटी नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। अब हम इसकी रिएक्शंस में देखते हैं। इसमें 6 टाइप की रिएक्शंस दे रखी हैं। पहली एयर के साथ, बाद में हमारे पास दे रखी है वाटर के साथ, फिर दे रखी है डाईहाइड्रोजन, फिर हेलोजन, फिर रिड्यूसिंग नेचर दे रखा है, फिर लिक्विड अमोनिया। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहली देखते हैं, रिएक्टिविटी टूवर्ड एयर। एयर से जब रिएक्ट करता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। लिथियम जब रिएक्ट करता है तो बनाएगा ऑक्साइड Li2O। सोडियम जब रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा परऑक्साइड Na2O2। सुपर ऑक्साइड पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम बनाएंगे। तो इसका तो एक रूल है, लार्ज कैटाइन स्टेबलाइजेज लार्ज एनाइन। तो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम लार्ज कैटाइन है तो स्टेबलाइज करेंगे सुपर ऑक्साइड O2- को, जो कि एक लार्ज एनाइन है। तो ये लिखा है द सुपर ऑक्साइड O2- आइन इज स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटाइन सच एज पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अब इसमें मेनली पूछा जाता है कि कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा O2-, जो कि एक डायमैग्नेटिक है, और डायमैग्नेटिक है इसका मतलब ये कलरलेस होगा। जबकि परऑक्साइड का होगा O2-2-, ये होगा डायमैग्नेटिक और ये भी कलरलेस। तो हमारे पास सुपर ऑक्साइड ही केवल है जो कि एक कलर्ड है, जो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि ओनली सुपर ऑक्साइड इज़ पैरामैग्नेटिक, और ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों के दोनों हो गए डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस, जबकि ये हो गया कलर्ड। इन तीनों की रिएक्शन में पता होगा आपको, लिथियम बनाता है ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है प्रॉब्लम 10.1 में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2। अब आप यहाँ निकालने मत बैठ जाना एक्स करके, क्योंकि यहाँ पे वैसे आपका गलत आएगा। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम की +1 है, क्योंकि ये एक सुपर ऑक्साइड है। तो सुपर ऑक्साइड O2-, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इज़ +1, ये ध्यान रखिएगा।
लिथियम Li3n बनाता है। एल्कलाई मेटल्स में ओनली लिथियम ही है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। ये नाइट्राइड बना सकता है। दूसरी चीज़, हाईली रिएक्टेड टुवर्ड एयर एंड वाटर, ये तो आपने देख लिया अभी। मेन इंपॉर्टेंट ये है, केरोसिन ऑयल में इनको स्टोर करा जा सकता है। एल्कलाई मेटल नॉर्मली कैप्ट इन केरोसिन ऑयल। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर पे। वाटर के साथ रिएक्शन होने पर ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड और डाईहाइड्रोजन गैस। लिथियम हैज़ मोस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू। ई नॉट वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है SRP। SRP इनकी क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा होगा। स्टेटमेंट ये दे रखा है कि लिथियम रिएक्शन विद वाटर इज़ लेस विग्रस देन दैट ऑफ सोडियम विच हैज़ द लीस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू अमंग द एल्कलाई मेटल। सोडियम की ई नॉट वैल्यू सबसे कम नेगेटिव है और लिथियम की मोस्ट नेगेटिव है ई नॉट वैल्यू। तो यहाँ पे दे रखा है कि लिथियम है वो लेस विग्रस, मतलब इतना ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट नहीं करता है, जबकि सोडियम बहुत ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है। तो आपको इसको याद वैसे भी कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हो, और वैसे कॉन्सेप्चुअली पेपर के टाइम पे मेनली तो आपको सेंटेंस याद होगा तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं। जैसे कि लिथियम में L है तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो लेस विग्रस। ये तो ट्रिक हो गई थोड़ी सी। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, प्रॉब्लम 10.2 में। पहले अभी आप स्टेटमेंट ये पढ़ लीजिए। लिथियम रिएक्शन विद वाटर लेस विग्रस दैन दैट ऑफ सोडियम विच हैज़ द लीस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू अमंग द एल्कलाई मेटल्स। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि लिथियम रिएक्शन विद वाटर इज़ लेस विग्रस, ऐसा क्यों है? क्योंकि स्मॉल साइज़ और वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब लिथियम की जो बिहेवियर है ऐसा क्यों शो हो रहा है? इसका रीज़न होगा स्मॉल साइज़ एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया असर्शन रीज़न क्वेश्चन बन जाता है। अब हम चलते हैं आगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन की तरफ रिएक्टिविटी, इसमें नॉर्मल 673 केल्विन पे रिएक्शन हो जाती है, बट लिथियम देखिए फिर एनोमलस बिहेवियर शो करेगा। इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इस रिएक्शन को करने के लिए। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी चीज़, ऑल एल्कलाई मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड्स। सारे के सारे एल्कलाई मेटल हाइड्राइड्स आयनिक सॉलिड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट। फिर अब आगे चलते हैं। रिएक्शन टुवर्ड हेलोजन। लिथियम हैलाइड्स आर समवॉट कोवलेंट। लिथियम के जो हैलाइड हैं वो कोवलेंट हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन। या आपने अगर पीरियोडिक टेबल में फैजान रूल पढ़ा हो तो वहाँ से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वैसे इसमें रीज़न भी दे रखा है, वो भी देख लीजिए। लिथियम आयन इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़। आपको पता होगा पोलराइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटाइन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटाइन। और एनाइन की जब बात कर ली जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनाइन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनाइन। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे कैटाइन के लिए, और ये हो गया एनाइन के लिए। तो देखते हैं। लिथियम आयन वेरी स्मॉल इन साइज, हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द नेगेटिव हैलाइड आयन। एनाइन लार्ज है और जो लिथियम है उसका साइज छोटा होना चाहिए, कैटाइन छोटा और एनाइन बड़ा, अकॉर्डिंग टू फेजान रूल। तो लिथियम आयोडाइड इज़ द मोस्ट कोवलेंट नेचर। तो लिथियम का देख लीजिए साइज़ सबसे कम है और आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये एनाइन है और ये कैटाइन है। तो ये ध्यान रखिएगा फेजान रूल के थ्रू, लिथियम आयोडाइड इज़ द मोस्ट कोवलेंट इन नेचर। अब हम पढ़ते हैं रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। इसमें दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वैसे कैसे मेथड्स के द्वारा कैलकुलेट करा जाता है थोड़ा ध्यान रख लीजिए। पहले इसको सब्लिमेशन एंथैल्पी के थ्रू गैसेस में कन्वर्ट करेंगे मेटल को, फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, फिर वाटर से रिएक्ट करा के हाइड्रेशन एंथैल्पी लगेगी। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमें पता लग जाता है कि किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट वैल्यू क्या क्या है। लिथियम हैज़ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाई नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, हाई रिड्यूसिंग पावर। तो ये आपको कैसे पता करना है ये देखते हैं अब हम। पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। और हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर बनाते वक्त साइन का ज़रूर ध्यान रखिएगा। -1 है, -2 है, -3 है। तो आप मुझे बताइए कौन सा बड़ा हुआ,
-1 बड़ा हुआ, फिर -2, फिर -3। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे आपको लग रहा होगा छोटी मोटी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ऑर्डर बनाते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। E0 वैल्यू Cl2, I2, Ag, सोडियम, लिथियम इनकी दे रखी है। तो जब हम इसको अरेंज करते हैं तो आप देखिए SRP के अकॉर्डिंग देखा जाए तो -3.04 लिथियम की है, तो -3.04, सोडियम की -2.71, आयोडीन की प्लस में 0.53, Ag की प्लस में 0.79 और क्लोरीन की प्लस में 1.36। तो ये तो हो गया हमारा SRP का ऑर्डर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए साइन के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो SRP किसकी सबसे ज़्यादा हुई? क्लोरीन की। लेकिन मैंने आपको बताया ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, तो इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर ये हो गया। पहले आप SRP का ऑर्डर बनाइए, क्योंकि आपको ये जो वैल्यूज़ दे रखी है ना वो SRP की हैं। E0 वैल्यूज़ दे रखी हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप पहले ये बना लेंगे तो ये बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। इसका जस्ट रिवर्स है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं। सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। अब लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी तो इसमें डीप ब्लू सॉल्यूशन कलर शो होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ये कंडक्टिंग नेचर का होता है, ये भी ध्यान रखना है। ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है यहाँ से वो यही है कि उसका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है वो क्यों होता है? वो होता है हमारा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। आपसे ये एसेशन रीजन में भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं और ऑप्शंस में भी पूछ सकते हैं कि ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। ब्लू कलर होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और अगर इसको स्टैंडिंग स्लोली लाइब्रेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। थोड़ी देर रुकिए, बाद में ये अमाइड का फॉर्मेशन कर लेता है, ये ध्यान रखिएगा, MnH2 अमाइड। आगे बढ़ते हैं। अगर सॉल्यूशन हुआ कंसनट्रेटेड तो ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ब्रॉन्ज कलर में, और जो पैरामैग्नेटिक नेचर था वो चेंज होके हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं यूजेस के ऊपर। यूजेस में देखिए लिथियम है, वो बहुत सारे एलॉय का फॉर्मेशन करता है। अगर वो Pb के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो क्या क्या बनाएगा वो देखते हैं। लिथियम अगर Pb के साथ है, लेड, तो बनाएगा वाइट मेटल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग फॉर मोटर इंजन्स, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर एल्यूमिनियम के साथ तो एयरक्राफ्ट पार्ट्स। तीसरा, अगर मैग्नीशियम के साथ तो आर्मर प्लेट्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से यूजेस के में। आगे बढ़ते हैं। लिथियम इज़ यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ये भी ध्यान रखना है। आगे, सोडियम टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड, और इसको पहले एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम किया जाता था, लेकिन आजकल लेड फ्री पेट्रोल का यूज़ किया जाता है, तो इसका कोई यूज़ अब नहीं है। लिक्विड सोडियम मेटल यूज्ड एज अ कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आता है कि लिक्विड सोडियम मेटल इज़ यूज एज अ कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सोप, सॉफ्ट सोप बनाने में काम आता है, KOH, और ये एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है। सीजियम इज़ यूज एज अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आपके सारे यूजेस ख़त्म हो गए। अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कलाई मेटल्स। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आयोनिक इन नेचर, इसका मतलब है कि ये मेटल्स होते हैं, एल्कलाई मेटल्स आयोनिक इन नेचर, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ लिखा है कि जब एक्सिस एयर से रिएक्शन होगी, एक्सिस, ये ध्यान रखिएगा, एक्सिस एयर, तो लिथियम है वो फॉर्म करता है ऑक्साइड Li2O, साथ साथ प्लस में कुछ सुपर ऑक्साइड भी बनता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे खाली एयर होगा तो ओनली Li2O, लेकिन अगर एक्सिस ऑफ एयर होगा तो परऑक्साइड भी बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। सोडियम परऑक्साइड बनाता है, लेकिन एक्सिस एयर में थोड़ा Na2O मतलब NaO2 सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, MO2, ये आपको ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड
एज द साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीज ड्यू टू, ऐसा क्यों है? स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनाइन बाय लार्ज कैटाइन थ्रू लैटिस एनर्जी इफेक्ट। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, लार्ज एनाइन स्टेबलाइजेज लार्ज कैटाइन, उस तरीके से बस वही इसका रीज़न है। और ये लैटिस एनर्जी भी ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी की लाइन है, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी और पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड क्यों है, तो इसका हमें कारण बताना है, स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनाइन बाय लार्ज कैटाइन थ्रू लैटिस एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी पड़ेंगी। इन रिएक्शंस में पहली रिएक्शन है ऑक्साइड की, पेरोक्साइड की, सुपर ऑक्साइड की वाटर के साथ। जब ये ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड तो सब में बनेगा, लेकिन जो डिफरेंस है हमें वही याद रखना है बस। आप सीक्वेंस में याद रखिए, ऑक्साइड में बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड में बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2, सुपर ऑक्साइड में बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस O2। अगर आप सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे तो आपको 110% कभी कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। तो ये एक ध्यान रखने वाला पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। ये मैंने आपको बताया था, वो कलरलेस होते हैं क्योंकि वो होते हैं डायमैग्नेटिक, और जबकि सुपर ऑक्साइड वो होता है पैरामैग्नेटिक। और जो होगा पैरामैग्नेटिक तो वो कलर शो करेगा, तो कलर कौन सा होगा? येलो और ऑरेंज इन कलर। सुपर ऑक्साइड इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, दे रखा है। सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 इज वाइडली यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आप बस ध्यान रखिए बस। क्वेश्चन नंबर 10.3, अब ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। KO2 इज़ पैरामैग्नेटिक, हाँ ये तो हमें पता है। KO2 क्या है? सुपर ऑक्साइड, तो वो है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछा है वाई, ऐसा क्यों है? तो आपको पता होगा, जब आप पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, मोस्टली केमिकल बॉन्डिंग में आपको MOT पढ़ाई जाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये वहाँ पे आपको बताया जाता है। मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए N2 O2 O2 माइनस O2 2 माइनस O2 2 माइनस, सुपर ऑक्साइड ऑक्साइड पेरोक्साइड, मेनली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, आप काउंट कर लीजिए। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाएंगे MOT में। अगर 16 इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाएंगे। तो अब देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें। देखो ये पार्ट तो सबका ही सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पे है। सिग्मा 2px इज इक्वल टू सिग्मा 2py फिर सिग्मा 2pz, बस ये इंटरचेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे सिग्मा 2pz आ गया, फिर ये आ गया, फिर आया ये, फिर यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, फिर आया ये, क्योंकि ये है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। अगर कम होते तो ये सिग्मा 2pz यहाँ ना आके यहाँ पे आता। देख लीजिए जैसे यहाँ पे आ गया ये। तो अब हम इसको भरते हैं। 14 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12, इसका मतलब 2 और भरने पड़ेंगे हमें। 2 और भर देते हैं, भर दिए। तो अब आप देख लीजिए भर गया, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। O2 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका मतलब ये भी हमारे पास डायमैग्नेटिक हो गया। आगे चलते हैं। O2 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग आए तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हो गया हमारे पास यहाँ पे पैरामैग्नेटिक। तो अब देख लेते हैं। पाई 2px मतलब बिकॉज ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पाई स्टार 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये है पैरामैग्नेटिक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों आप कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। हाइड्रोक्साइड्स विच आर ओब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपको ध्यान रखना है, एल्कलाइन मेटल्स हैं वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। एल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग ऑफ ऑल बेसिस, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं वाटर के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। और अगर किसी ने हाइड्रोजन चैप्टर की NCERT हाइलाइट्स नहीं देखी है तो ज़रूर देख ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
and comment down.